अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th फिजिक्स के सारे फॉर्मूले के रिवीजन करते हैं वीडियो फॉर्मेट में। आप लोगों को वो तो मिल जाएगी, शीट भी मिल जाएगी, पर वीडियो फॉर्मेट में रिवीजन करोगे तो मैं समझा भी दूंगा कब कहाँ यूज होना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं लाइट से। सबसे पहले लाइट में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। रिवीजन करते जाओ क्योंकि बोर्ड के पेपर बिल्कुल नजदीक है, फॉर्मूला के रिवीजन ऐसा मिलेगा नहीं कहीं। मिरर फॉर्मूला। देन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? -v/u, या फिर यूज करते हैं hi/ho। इसमें v क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होता है, एंड u क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे लेते थे? कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मान लो, उसमें इंसिडेंट रे डालो, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वो चीज है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये करते थे। और सारी डिस्टेंसेस कहां से नापते थे? पोल से नापते थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ वो कॉनकेव में क्या होगी? नेगेटिव होगी, चाहे कुछ भी हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर। कॉनकेव वर्ड आ रहा है, फोकल लेंथ निगेटिव लेनी, एंड कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या लेनी है तुमको? पॉजिटिव। मतलब कॉनकेव आ रहा है तो तुम्हें नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स आ रहा है तो पॉजिटिव लेनी है। ये किसकी बात होती है? मिरर की। दो टाइप के मिरर होते हैं, भी पता होगा। एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, एंड एक होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। दो टाइप के मिरर होते हैं। और आगे चलते हैं, बात करते हैं लेंस की। लेंस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है? +v/u। देखो इधर माइनस है तो इधर प्लस लगा है, और इधर प्लस है तो इधर माइनस लगा है। ये ऐसे याद रख सकते हो तुम। v वही इमेज डिस्टेंस, u वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho, ये बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। ये कहीं ने तुम्हें मैग्निफिकेशन देके हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट में रिलेशन पूछ लेंगे तो यूज होता है। ये हाइट ऑफ इमेज होती है और ho क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, फिर देखते हैं जरा पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी लेंस किसको कितनी अच्छी तरीके से कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो एबिलिटी होती है वो पावर ऑफ लेंस होता है। इसकी यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्टर में d से डिनोट करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। पर ये जो f है, f किस में होना चाहिए? मीटर में, और f है क्या? फोकल लेंथ। मान लो अगर f मीटर में नहीं है तो पावर का होगा 100/f, पर इसमें f क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। फिर इसी में बात आती है, और इसमें जो f है तुम्हें साइन के साथ रखना है, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई एक लेंस है P1 पावर का, फिर कोई एक लेंस आ गया P2 पावर का, देन कोई आ गया P3 पावर का, ऐसे ज्वाइन कर दिए तो नेट पावर कितनी होती है? P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे P1 P2 P3 तुम्हें किसके साथ रखने? साइन के साथ। अच्छा, और नेट फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सो। वाले फिनोमेना पे वो क्या होता है? ये मैं रफली तुम्हें सारे फॉर्मूले का रिवीजन करा दूंगा। रिफ्लेक्शन पता होगा क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। सबसे पहली चीज इसमें तुम्हें पढ़नी है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मेरे वाले तरीके से पढ़ोगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं है, नहीं गलत होगा, सही नहीं होगा। अब जैसे मान लो तुम्हारी
ये रे रेयरर से डेंसर आ गई। अच्छा ये भी कर लो, कब क्या होता है, इसकी भी एक ट्रिक है, भूल जाते होगे तुम लोग। जैसे मान लो कभी भी रे रेयरर से डेंसर आ रही है, ए पार्ट, बी पार्ट है, अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या होता है, ठीक है। इसकी ट्रिक देखो क्या है, रेयरर से डेंसर, मान लो रेयरर मतलब बोले एक मैदान है खुला हुआ, और डेंसर मतलब एक बस है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। तो अगर तुम एक खुले से मैदान में से घूम रहे हो और फिर तुम एक बस के अंदर चले गए, बहुत भीड़ है, तो चिपक जाओगे ना, बेंड हो जाओगे, मतलब चिपक जाओगे। तो रेयरर से डेंसर में क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जो रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी का उल्टा ले लो, याद ही नहीं करना पड़ेगा। डेंसर, तुम बस से चिपके हो, ऐसे बाहर उतरे, ऐसे अंगड़ाइयां लेके, तो मतलब फैल गए, मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, एंड इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा हम लोग किसकी बात कर रहे थे, स्नेल्स लॉ की। तो मान लो रेडियस से डेंसर गई रे, बेंड हो गई, क्यों, बस के अंदर गए, चिपक गए, इसको आई बोल दिया, इसको बोल दिया आर। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, तो हम ये कहते हैं कि जो μ1 साइन आई होता है वो μ2 साइन आर के बराबर होता है, एंड ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इसको कैसे याद रखो, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का एंगल, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, और है z है μ3 sin z, μ3 wx, मतलब सालो μ4 है और मान लो x एंगल है तो μ4 sin x, कितने भी एंगल हो, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का एंगल, तो μ1 sin a बराबर μ2 sin r, ये स्नेल्स लॉ होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं μ12, जो इधर लिखा होता है उसको मतलब विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, μ12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू μ12। ये पढ़ना आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, जो μ1 अपॉन μ2 या फिर μ12 है वो c अपॉन v के बराबर होता है। c मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, हाँ, और v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ, इसको सब लोग वेलोसिटी ऑफ मीडियम समझते हैं, नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। म्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन v, या फिर ये। अब जो चार फॉर्म में इसके लिखूंगा उसी से 100 क्वेश्चन आता है, क्या, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू c अपॉन v। अब ये v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, और v इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो v लैम्डा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बस ये जो चार फॉर्म है इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे, ठीक है। μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू c अपॉन v इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। कोई चार दिए गए उसी में से तुमसे खेल के पूछ लेंगे, इन्हीं फॉर्म में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। लाइट में इतना ही है, और कोई फॉर्मूला सब सारे देख लिया हम लोगों ने। ये बात याद रखना, इन्हीं चार फॉर्म से ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं 4 फॉर्म से ही क्वेश्चन आएंगे। μ1 बाई μ2 इक्वल टू c बाई v इक्वल टू v2 बाई v1 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। स्पीड ऑफ लाइट किसमें, वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रख लो, ठीक। और रे डायग्राम देख लेना, ये होमवर्क है। रे डायग्राम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये देख लेना, पूरा कवर लाइट, इसी के इतने सारे फॉर्मूले हैं, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलेस की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू ई, वेयर E क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक।
ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन में कि ये हमेशा चार्ज किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में ट्रांसफर होता है, पैकेट्स के फॉर्म में। फिर हम लोग आते हैं करंट के ऊपर, तो I का फॉर्मूला होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो Q/T है तो तुम Q = NE होता है तो NE/T भी लिख सकते हो, है सर, हाँ NE/T भी लिख सकते हो। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये याद रखना, 1 कूलाम में, यहीं से निकाल सकते हो तुम, Q को 1 रखोगे, 1 कूलाम में E की वैल्यू रखोगे, 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रट लो, MCQ आएगा तो निकालने ना बैठ जाना, सीधे टिक मार देना। 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की। वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। एक चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट में लाने में बहुत धीरे धीरे कितना काम करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है डेल्टा V = W/Q। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, W = Q ΔV। तो W = Q V2 - V1। ये एक नया फॉर्मूला बन गया, W = Q V2 - V1। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया Q ΔV। ΔV क्या मतलब, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V2 - V1, नया फॉर्मूला। क्लियर इतना? आगे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम है तो जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, सो V = I × R। ये जो कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। R को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आगे देखते हैं। R का एक फॉर्मूला होता है ρL/A। इसी के ऊपर हजारों क्वेश्चन बनते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं। R = ρL/A। देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हमेशा रखना, पहला स्टेप होता है इन क्वेश्चंस में वॉल्यूम कंजर्वेशन। तुम वॉल्यूम को कंजर्व करोगे, मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि वॉल्यूम = होता है एरिया इनटू लेंथ। तो तुम इसमें किसको कंजर्व करोगे, एरिया इनटू लेंथ। A1 L1 = A2 L2। और जो रो होता है वो क्या है, रो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ये करोगे A1 × L1 से तुम्हारा आ जाएगा, फिर L को 2L हो गया होगा, A/2 होगा, तो तुम दोनों रेजिस्टेंस में रेशियो निकाल लोगे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, फिर हम लोग बात करेंगे पावर की। मतलब क्या कह रहे हो आप, देखो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है R1 R2 R3, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 + R2 + R3। सीधे हम लोग क्या रख देते हैं, धर के जोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेजिस्टेंस में जो करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो तो सेम होता है, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज, वो डिफरेंट होता है। ये बात बोलनी है ही नहीं, ठीक है। करंट में जो, सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में, या लिख दो सीरीज की बात हो रही है, सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन ही
सीरीज कॉम्बिनेशन से ही हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन से ही हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। मतलब कभी बोला गया ना कि इन रेजिस्टर से तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, मतलब वो कैसे ज्वाइन होगी? सीरीज में। अच्छा, पावर की बात नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ऐसे रफली बना रहे हैं, क्या मतलब फेयरली बनाएंगे तो भी इससे खराब बनेगा, ठीक है। पैरेलल में लगे हैं अगर, तो इनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू सो ऑन है, सो ऑन। अब इसमें दो ट्रिक्स है, देख लो क्या क्या ट्रिक है। पहली ट्रिक, अगर दो रेजिस्टेंस हो तो तुम्हें क्या करना है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलोगे तो हमें भी पता है, दूसरी वाली नहीं पता होगी। मान लो कभी क्या है, बहुत सारे रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे पैरेलल में लगे हैं 2 ओम। अब तुम्हें नेट पूछा है, तो इस समय फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। अगर बहुत सारे सेम रेजिस्टेंस, ये ट्रिक कब लगेगी? जब सेम रेजिस्टेंस लगे पैरेलल में, तुमसे क्या पूछा गया है? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो R इक्विवेलेंट होता है R बाई N, और यहाँ पे N क्या होता है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। N क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। यानी R इक्विवेलेंट हो गया R बाई N, और N क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, ये वाला फॉर्मूला। अब एक भूल गया, हाँ, R इक्विवेलेंट R बाई N और N होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट नोट तुम्हें करना पड़ेगा, करें नोट पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, पर जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ये याद रखना है तुम्हें, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। ये उसकी सारी ट्रिक्स। ये हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पावर। पावर के क्या फॉर्मूले होते हैं? पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, VI V²/R एंड I²R। और हीट एनर्जी के फॉर्मूले क्या होते हैं? VIT, जहां तुम्हें कभी भी नहीं जाना है, V²T/R एंड I²RT। ये होते हैं किसके? हीट एनर्जी के फॉर्मूले। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की, मतलब जब कॉम्बिनेशन होता है। पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। जब बल्ब्स ऐसे सीरीज में लगा दिया जाए, ये P1 पावर है, P2 पावर है, ये P3 पावर है, तो जो नेट पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/P नेट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 अप टू सो ऑन। मतलब ये सीरीज जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है। अगर पावर सीरीज में लगे हो, बल्ब की P1 P2 P3 पावर सीरीज में लगी हो, तो ये फॉर्मूला होता है। वही अगर पैरेलल में लगा हो, जैसे मान लो ये बल्ब लगा है P1 P2 P3, तो जो नेट पावर होगी वो क्या होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन। समझिए, मतलब जो पावर का सीरीज है वो रेजिस्टेंस का पैरेलल है, और जो पावर का पैरेलल है वो रेजिस्टेंस का सीरीज है। बात पे गौर करना, जो पावर की सीरीज का फॉर्मूला है वो मैच होता है रेजिस्टेंस के पैरेलल के फॉर्मूले से। सोचो 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 क्या बोल रहा हूं। जो पावर की सीरीज का फॉर्मूला है वो मैच होता है रेजिस्टेंस के पैरेलल के फॉर्मूले से, और जो पावर के पैरेलल का फॉर्मूला है वो मैच होता है रेजिस्टेंस के सीरीज के फॉर्मूले से। सोचना आएगा समझ में। कैसे पता करते हैं सीरीज पैरेलल? बता ही दिया मैंने। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा, देखो कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये R1 R2 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। और फिर ये जो R3 होगा, मान लो इधर R4 लगा है, इधर करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा वो वाले न्यूमेरिकल्स की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कराया जाता था।
सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है तुमको इसमें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो बराबर होगी पावर इनटू टाइम के। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? पावर इनटू टाइम, यानी E इज इक्वल टू P इंटू टी के। अब कितने एप्लियंसेस हैं, मान लो कभी कभी हम लोग ऐसा होता है ना, E इज इक्वल टू P इंटू टी, कभी कभी फैन के लिए लगाया, फिर बल्ब के लिए लगा दिया, ठीक है, फिर मान लो कोई और डिवाइस के लिए लगा दी, तो ऐसे तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक कन्वर्जन याद रखना, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये वाला कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखो, एक मिली कुछ भी चीज़ हो, कुलाम से बात करते हैं, मिली क्या, कोई भी यूनिट हो उसमें 10 की पावर -3 कुलाम होते हैं। एक माइक्रो कुलाम में 10 की पावर -6 कुलाम होते हैं। एक नैनो कुलाम में 10 की पावर -9 कुलाम होते हैं। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इनके वीडियोस में कवर है, आगे भी कवर होते जाएंगे, मजा आएगी। क्वेश्चंस इनके वीडियोस में कवर है, इलेक्ट्रिसिटी के भी कवर करा चुका हूँ, लाइट के भी कवर करा चुका हूँ। बात करते हैं मैग्नेटिज्म के फॉर्मूलेस की। एज सच मैग्नेटिज्म में थ्योरी है, फॉर्मूलेस नहीं, बट कुछ कॉन्सेप्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब डेफिनेशन तो पता होगी तुम लोगों को। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहली कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं, ये क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होते हैं। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसकी डिनोट इसको किससे करते हैं? बी से। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई भी तुम एक यूनिट लिखोगे। फिर एक इसमें आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद करते हैं, देखो क्या होता है। ये जो थंब होता है, अब बात करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। क्या करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है ये तुम्हारा F होता है, ये B होता है, ये I होता है। जो थंब होता है फोर्स डिनोट करता है, ये वाली फिंगर तुम्हें B डिनोट करती है, और जो मिडिल फिंगर होती है वो ये फोर्स डिनोट करती है, ये B डिनोट करती है, ये I डिनोट करता है। मतलब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहते हैं, जो थंब होता है ये तुम्हारा फोर्स डिनोट करता है। जो सेकेंड फिंगर है भाई, इसका नाम शायद इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, देख लेना, इसको मैग्नेटिक फील्ड ये डिनोट करता है। और जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है वो तुम्हारा करंट डिनोट करता है। और ये सारा काम तुम्हें किस हाथ से करना है? लेफ्ट हैंड से, जिससे तुम कोई और काम भी करते हो। तो ये है तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसमें तुम्हें सारा काम किससे करना है? तुम्हें लेफ्ट हैंड से, जिससे और भी सारे काम करते हो। मतलब ये ठीक है, थंब फोर्स से डिनोट करता है, सेकेंड फिंगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मिडिल फिंगर तुम्हारा करंट डिनोट करता है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं जरा डायरेक्शंस की निकालने के लिए। तो उसके में तो सिंपल है भाई, सिंपल डायरेक्शन। अगर तुम्हें कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में करंट दे गया हो ना, सिंपल क्या करो, जो थंब है तुम्हारा उसको रख दो करंट की डायरेक्शन में, और फिर जो तुम्हारी कर्ल फिंगर्स होंगी ना, जो फिंगर का कर्ल होगा वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये फॉलो करो भाई आराम से। करंट पे रखा, कर्ल करा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। अब मान लो तुम्हारा वो सर्कुलर लूप है, अगर वो तुम्हारा सर्कुलर लूप है इस फॉर्म में कुछ, तो क्या करना है? तुम्हें इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम्हें करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रख देना है। फिंगर का जो कर्ल है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है। फिर जो तुम्हारा थंब होगा वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तुमको तुम्हारा थंब देगा है। हाँ, ये देखो, जैसे करंट डायरेक्शन रखना है, ये जो तुम्हारा थंब है अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर अंदर की तरफ होती है कोई चीज तो उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, और बाहर की तरफ होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। मतलब जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? अंदर की तरफ आएगी। इससे तुम बता सकते हो, ठीक, ये डायरेक्शन निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आराम से निकल जाएगी। देन सोलिनॉइड की बात कर ले थोड़ी।
सोलिनॉइड क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, थ्योरी पता होगी तुम्हें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, आएगा नहीं पेपर में, देख लो। आई होता है करंट, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये तुम्हें से याद करनी नहीं, इसकी वैल्यू होती। और एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और आई होता है करंट। फिर एसी और डीसी करंट की बात होती है इसमें। एसी करंट क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। और डीसी करंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, एसी और डीसी। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, जो अपनी मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी लॉस नहीं करते हैं, एंड जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं वो लॉस कर देते हैं। तो ये था हम लोगों के तीनों चैप्टर्स के क्विक रिवीजन फॉर्मूले का। इससे तुम्हें क्या है, अब देखो इस वीडियो से पता है फायदा क्या होगा तुम लोगों को। ये था हम लोगों का क्विक रिवीजन। इस वीडियो से पता है फायदा क्या होगा। अब मान लो तुम रिवाइज करने बैठे, सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में आ गए, कैसे क्वेश्चन करने, अब क्वेश्चन लगाने। पूरी 10th बोर्ड की फिजिक्स की गारंटी मेरे ऊपर, बिल्कुल मक्खन निकाल देंगे, लोग मक्खन बना देंगे इसको। तो पूरे 10th बोर्ड फिजिक्स की गारंटी मेरे ऊपर, बिल्कुल मजा आ जाएगा। बस पढ़ते रहो, मचाते रहो। धन्यवाद।